नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में एलिमेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। एलिमेंट के बारे में हमने जाना था कि एलिमेंट क्या होते हैं और किस तरह से उनको दर्शाया जाता है। ये सब चीज़ें हमने करी थी। अब आज का वीडियो है, आज भी हम एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन आज का वीडियो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। देखते हैं कि हम क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु अक्ष, कोई भी परमाणु है जो अक्ष है में 19 प्रोटॉन हैं, तो अक्ष +2 में प्रोटॉन होंगे। हमें सिंपली यही पूछा है कि कोई भी परमाणु है, अक्ष नाम से कोई भी परमाणु है, उसमें 19 प्रोटॉन हैं, तो अक्ष +2 में कितने प्रोटॉन होंगे। तो देखिए, हमें ऑप्शन दे रखा है 17, 21, 19 और कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 17। अगर अक्ष परमाणु है, इसमें हमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, इलेक्ट्रॉन 17 हो जाते। ठीक है, क्योंकि 2 बाहर निकल गए तभी तो +2 आया है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रोटॉन पूछा है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे 19। 19 क्यों होंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है कि प्रोटॉन पर प्लस और माइनस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का प्रोटॉन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। प्रोटॉन हमेशा सेम उतने ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी परमाणु है, उसमें प्रोटॉन हमेशा निश्चित रहते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के बराबर रहते हैं, तो किसी भी परमाणु में अगर 19 प्रोटॉन हैं, तो चाहे यहाँ पे प्लस कितने भी आ जाएं, चाहे माइनस कितने भी आ जाएं, प्रोटॉन की संख्या हमेशा उसमें सेम फिक्स रहेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, 19। अब देखिए दोस्तों, ये बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया है। इसके बाद में हम जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। तो देखिए, तत्व के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि तत्व क्या, कौन कौन से होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली तत्व कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के तत्व, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तत्व कौन कौन से प्रकार होते हैं, तत्वों की 3। तो हम सब ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो हम जानते हैं कि तत्वों के प्रकार कौन से हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो मैंने पीरियोडिक टेबल की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल सारी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, रीड के लेवल का हम देखेंगे। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा सा भी और जानना है, डिटेल से आप जानना चाहते हैं, तो धातु, अधातु और उपधातु का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, धातु क्या होता है, जो भी एलिमेंट हैं उनके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप में पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। ये 3 टाइप होते हैं। अब देखिए, हम धातु की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो धातु क्या होती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन देने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन देती कौन है, धातु देती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देने का गुण, ठीक है। इसी प्रकार अधातु होती हैं। तो अधातु क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखते हैं, लेने का गुण। अगर हम धातु और अधातु दोनों में तुलना करें, तो ये प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉन देने का गुण कौन रखती है, धातु रखती है, और अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखती है। धातु जो होती है
इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक इनमें उपस्थित होती है, धात्विक चमक इनमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा धातु हैं ये ठोस होती हैं, अघातवर्धनीय होती हैं, अघातवर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या है, हम किसी भी धातु का लंबा तार बना सकते हैं, हम किसी भी धातु को खींचकर उसका लंबा तार बना सकते हैं। अघातवर्धनीय का क्या मतलब है कि हम इनको पीट कर कैसा भी आकार दे सकते हैं। जैसे देखिए लोहे को पीट कर उसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। जैसे सोना है तो सोने की विभिन्न पतले पतले तार बना के डिजाइन बनाई जाती हैं जो आभूषण है उन पे। तो ये धातुओं के गुण होते हैं। और इसका एक गुण और है धातु का कि ये क्या होती हैं, धातु विद्युत और उष्मा की, धातु क्या होती हैं, विद्युत और उष्मा की, विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। मैं यहाँ ओनली सुचालक लिख रही हूँ, सुचालक होती हैं। ठीक है, ये विद्युत और उष्मा का चालन करती हैं, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। कोई भी धातु लेंगे हम, अगर हम उसको गर्म करते हैं या उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे यहाँ से अगर हमने इसको गर्म किया या फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो इस कोने तक इसमें विद्युत धारा या फिर उष्मा पहुँच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु जो होती हैं वो विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए धातुओं के गुण। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम धातु में देखें एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल जैसे Ag है, धातु है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम चलते हैं अधातु पे। तो अधातु का एक गुण हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन लेने का गुण इनमें होता है। ये धातुओं के विपरीत गुण रखती हैं अधातुएं। तो देखिए एक गुण इनका इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होता है, दूसरा क्या होता है, इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। ठीक है, इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। ये कैसी होती हैं, तो ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में ये पाई जाती हैं। देखिए अधातु जो हैं वो ठोस भी होती हैं, गैस अवस्था में भी होती हैं और द्रव्य अवस्था में होती हैं। कहने का मतलब ये है कुछ अधातुएं ठोस होती हैं, कुछ द्रव्य होती हैं और कुछ गैस होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पी ब्लॉक में आती हैं धातु, धातु हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ठोस, द्रव्य, गैस सभी पाए जाते हैं। तो वो क्या होती हैं, वो अधातुएं होती हैं। इनका गुण कैसा होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अधातु की चालकता की, तो ये कुचालक होती हैं। विद्युत और उष्मा की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। तो ये क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, मतलब विद्युत और उष्मा का ये चालन नहीं करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अधातु कौन सी होती हैं, जैसे है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सारी क्या हैं, अधातुएं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अधातु क्या होती हैं, अधातु हमेशा विद्युत की कुचालक होती हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कि अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका एक अपवाद है और अपवाद पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको अपवाद है वो याद रखने हैं। अपवाद जहाँ भी किसी भी चैप्टर में या फिर किसी भी जगह अपवाद आते हैं तो वो आपको याद रखने हैं। अपवाद से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो देखिए अपवाद क्या है, अधातु का अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ग्रेफाइट देखा होगा आपने, जो पेंसिल हम काम में लेते थे, छोटे थे तब हम पेंसिल काम में लेते थे। ठीक है, उसमें देखिए जब उसको हम छीलते थे तो उसमें ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा भूरे भूरे कलर का जो निकलती थी उसकी, जिससे हम क्या करते थे,
ब्राउन कलर की निकलती थी जिससे हम लिखने का काम करते थे, उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रेफाइट ही होता है। उसके चारों लकड़ी लगाई रहती है, वो चिकना चिकना सा होता है थोड़ा। तो देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे अधातु हैं वो सभी विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसी तरह धातुओं में हम अपवाद की बात करें तो देखिए धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं हैं वो हमने देखा है कि ये हमेशा कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है, मरकरी जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मरकरी, या इसे हम पारा भी बोलते हैं। पारा देखा होगा आपने। तो ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये मिलता है हमें। मरकरी या पारा धातु हैं, उनका अपवाद है, क्योंकि धातु हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु है जो सुचालक होती है विद्युत और ऊष्मा की। क्लियर है दोस्तों इतना। अब देखिए हम थोड़ा सा उपधातु के बारे में देख लेते हैं। तो उपधातु में हमें रीड के लेवल में कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, हमें बस इतना देखना है कि उपधातुएं होती क्या हैं। तो देखिए जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या होती हैं, उपधातु होती हैं। उपधातु क्या होती हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो होती हैं उपधातु। ठीक है, उपधातु में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। ठीक है, ये होती हैं उपधातुएं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, आप इनको एक जगह आप सारणी बना लीजिए इसकी। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट होते हैं, उनके नाम तो किसी अक्षर से शुरू होते हैं, हम बोलते हैं तब, लेकिन उनका सिंबल कुछ और होता है। तो वो क्यों होता है, चलिए हम उसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रीट में कई बार नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का, जैसे देखिए सोडियम है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम को लेते हैं। अब देखिए सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए ना। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो सोडियम का तो S से होना चाहिए। ठीक है, Na नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा लेटिन नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनके लेटिन नाम होते हैं। अब वो नाम कौन से तत्व होते हैं और कौन से तत्वों के लेटिन नाम होते हैं, वो हमें जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। रीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए आप, तत्वों के लेटिन नाम। क्या हेडिंग लगाएंगे आप, तत्वों के लेटिन नाम। ज़्यादा तत्व नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं। अब देखिए कौन कौन से तत्व हैं जिनके लेटिन नाम से उनको सिंबल दिया गया है। तो देखिए पहला तत्व है, जैसे पहले हम सोडियम को ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल देखा सोडियम। उसके बाद में देखिए हम लेते हैं पोटेशियम। हम सिंबल भी देखेंगे इसको, इसके यहाँ पे आप तत्व लिख लीजिए, मैं छोटा सा लिख देती हूँ। यहाँ पे तत्व लिख लीजिए, इसके बाद में यहाँ पे आप लिख लीजिए लेटिन नाम, और यहाँ पे इसका लिख लीजिए संकेत या सिंबल, आप जो लिखना चाहें। ठीक है, अब देखिए दूसरा है पोटेशियम। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हम लेंगे आयरन। आयरन को क्या बोल सकते हैं, लोहा। आयरन या लोहा एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए तांबा, या इसको हम कॉपर भी बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। ठीक है,
लिख लेते हैं, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप तांबा ही लिख लीजिए। अब देखिए 5वां कौन सा है, शीशा, या शीशे को क्या बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं शीशे को। नेक्स्ट है हमारा लेड। मरकरी, अभी जिस मरकरी की हमने बात करी थी, मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिखाई दे रहा है ना, टंगस्टन, टंगस्टन। अब देखिए 1-2 और बच जाएंगे, वो हम बाद में करेंगे, पहले इतना हम देख लेते हैं। आप साथ साथ में सारणी बना लीजिए। ये है सोडियम। अब देखिए इनके हम लैटिन नाम देखते हैं कि इनके लैटिन नाम क्या होते हैं। संकेत की बात करें हम, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, लैटिन नाम थोड़ा बड़ा होगा तो आएगा नहीं, इसलिए दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। देखिए पहले हम इनके संकेत देख लेते हैं। संकेत क्या होते हैं, देखिए सोडियम का संकेत क्या होता है तो हमें पता है, इसका संकेत होता है Na। पोटेशियम का संकेत क्या होता है तो हमें पता है कि इसका होता है K। आयरन का संकेत क्या होता है, आयरन जिसे हम बोलते हैं लोहा, उसका संकेत क्या होता है तो उसका होता है Fe, ठीक है। इसके बाद में देखिए तांबा है, जो कॉपर है, उसका संकेत क्या होता है तो इसका होता है Cu, ठीक है, Cu। संकेत आप भी जब भी किसी एलिमेंट के लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला कौन सा है, शीशा या लेड। लेड को हम किससे दर्शाते हैं, इसका सिंबल क्या होता है तो Pb। इसके बाद में मरकरी, पारा, इसको हम किससे दर्शाते हैं, मरकरी को हम किससे लिखते हैं तो इसको लिखते हैं Hg से। अब है टंगस्टन, टंगस्टन को किससे लिखते हैं तो इसको दर्शाते हैं W से, ठीक है। ये इनके संकेत हो गए। अब इनके हम लैटिन नाम देख लेते हैं कि इनका लैटिन नाम क्या होता है। तो देखिए सोडियम जो है इसका लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है तो हम कहेंगे इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम। देखिए दोस्तों नेट्रियम है, इसी से इसको Na सिंबल मिला है। नेट्रियम को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सेम ही लिखा जाएगा, ठीक है, नेट्रियम। इसी से ये जो Na है, ये जो Na है, यही Na यहाँ पे सिंबल के रूप में दिया गया है इसको, सोडियम को। इसी तरह देखिए दोस्तों पोटेशियम है, तो पोटेशियम को क्या कहा जाता है, लैटिन नाम पोटेशियम का क्या है तो पोटेशियम का है केलियम, केलियम, ठीक है, केलियम। ये पोटेशियम का क्या है, लैटिन नाम है। आयरन है जो लोहा है, उसको क्या बोलते हैं लैटिन में, फेरम, इसको बोलते हैं फेरम, FeRRUM, FeRRUM, फेरम। तो इसको देखिए फेरम से मिल गया, फेरम से क्या मिल गया इसको, Fe मिल गया। इसके बाद में देखिए तांबा है, कॉपर है, इसको क्या बोलते हैं लैटिन नाम में, क्यूप्रम बोलते हैं इसको दोस्तों, क्यूप्रम बोलते हैं, CUPPRUM, क्यूप्रम। क्यूप्रम से क्या मिल गया, Cu, ठीक है, क्यूप्रम से क्या मिल गया, Cu। अब देखिए क्यूप्रम के बाद में शीशा या लेड को क्या बोलते हैं तो इसका लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम। शीशा या लेड का लैटिन नाम हमें पूछेंगे तो क्या है, प्लम्बम, PULMBUM। अब देखिए प्लम्बम से इसको मिल गया Pb, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, तो एक हो गया Pb। इसके बाद देखिए मरकरी है, पारा है, पारे को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हाइग्रेनियम। अब देखिए इससे इसको मिल गया Hg, इसका नाम क्या होगा अगर हम लिखें तो, वैसे सेम ही है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पर लिख देती हूँ, चलो, GRANIUM, ठीक है, ये हो गया हाइग्रेनियम। टंगस्टन को यहाँ पे लिख लेते हैं W। अब देखिए टंगस्टन है, टंगस्टन को क्या बोलते हैं तो टंगस्टन को मैं आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं वोल्फॉर्म, वोल्फॉर्म, ठीक है, वोल्फॉर्म बोलते हैं, WALFORM,
वोल्फ्राम बनने के कारण इसका सिंबल क्या हो गया, तो इसका सिंबल हो गया W। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो लैटिन नाम होते हैं उनके आधार पर इनको सिंबल दिए गए हैं कुछ एलिमेंट को। अब देखिए ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं, अब 2-4 एलिमेंट और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। 7 एलिमेंट हमने कर लिए हैं। अब देखिए, अब देखिए एक और आता है जिसको बोलते हैं तत्व, कौन सा है, सिल्वर। एक होता है सिल्वर, सिल्वर होता है। एक सोना भी होता है, सोना, ठीक है। एक टिन होता है, तो देखिए ये कुछ 2-3 और हैं, ठीक है। इनके सिल्वर का लैटिन नाम अगर हमें पूछें तो इसका क्या होता है, अर्जेंटम, अर्जेंटम, ठीक है। इसका नाम होता है अर्जेंटम। जो सोना है उसका क्या होता है, तो इसका होता है ओरम। सोने को क्या बोलते हैं, ओरम। टिन जो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेनम, स्टेनम, ठीक है। अब इनके प्रतीक, इनके जो संकेत हैं वो तो हमें पता ही है। सिल्वर को किससे दर्शाते हैं, सिल्वर को हम Ag से दर्शाते हैं। अर्जेंटम से क्या मिल गया, Ag। सोना है इसको ओरम, तो सोने को किससे दर्शाते हैं, Au से दर्शाते हैं, ओरम है, ठीक है। टिन है स्टेनम, तो इसको किससे दर्शाते हैं, तो Sn से इसको दर्शाते हैं। ये दोस्तों हमारे कुछ एलिमेंट हैं, उनके लैटिन नाम हमने कर लिए हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा और बात करते हैं तत्वों के बारे में। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, साथ साथ में आप लिखते जाइए, जिससे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप बार बार नोट्स का रिवीजन करते रहें। और ये नोट्स जो मैं आपको करवा रही हूँ ये 6 to 10 की बुक्स से लिए गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो आप लिख लीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इस नाम से आप हेडिंग लगा लीजिए। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकृति में एलिमेंट की संख्या कितनी है, कुल एलिमेंट कितने हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि प्रकृति में कुल एलिमेंट कितने हैं, तो ये हम सभी जानते हैं 118, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि तत्वों के वर्गीकरण का, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया, त्रिक नियम किसने दिया, तो ये होगा डाबेराइनर, या फिर इनका नाम डाबरनियर, ये भी आ जाता है। तो इन नामों से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इनमें आपको। ये बस थोड़े से ऐसे चेंज मिल जाते हैं कई बार, तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए इसके बाद में मैं जो पॉइंट है वो लिख लेती हूँ ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। अब देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, प्रकृति में कुल तत्व कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 118। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया, तो डाबेराइनर या डाबरनियर, ठीक है। अब देखिए तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया, तो हम कहेंगे न्यूलैंड ने, न्यूलैंड ने। किसने दिया अष्टक नियम, तो न्यूलैंड ने दिया था। तत्वों को सर्वप्रथम सारणीबद्ध किसने किया, सर्वप्रथम सारणी के रूप में तत्वों को किसने व्यवस्थित किया, तो हम कहेंगे दामित्र मेंडलीफ ने, ठीक है। दामित्र मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने ये किया, तत्वों को सर्वप्रथम सारणीबद्ध किया इन्होंने। तो आवर्त सारणी के जनक अगर हमसे पूछा जाए, आवर्त सारणी का जनक, तो हम किसे कहेंगे, दामित्र मेंडलीफ, क्योंकि सबसे पहले तत्वों को सारणीबद्ध इन्होंने ही किया था।
एकदम एक तरीके से इन्होंने रखा था दामित्र मेंडलीफ ने तत्वों को, तो इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी का जनक अगर आता है तो हम करेंगे दामित्र मेंडलीफ, लेकिन अगर आधुनिक आवर्त सारणी का जनक आता है तो हम करेंगे मोसले। ठीक है, मोसले, इसको क्या बोलते हैं मोसले को हम, कई बार ये भी लिखा हुआ आ जाता है तो आपको ये भी देखना है। ठीक है, मोसले या मोजले। अब देखिए मोसले की जो आवर्त सारणी थी वो क्या थी, परमाणु क्रमांक के आधार पे थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे है तो किस आधार पे है, परमाणु क्रमांक के आधार पे। मोसले की आवर्त सारणी किस आधार पे है तो है परमाणु क्रमांक के आधार पे। और अगर पूछ लिया जाए कि मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी है, मेंडेलीफ ने तत्वों को सारणीबद्ध किया वो किस आधार पे किया तो हम कहेंगे परमाणु भार के आधार पे। ठीक है, परमाणु भार के आधार पे इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था और मोसले ने किया परमाणु क्रमांक के आधार पे। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ पॉइंट थे जो हमने किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर लाइक आया हो, पसंद आया हो आपको, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिस भी बच्चे को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँचे, इसलिए आप इसे शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।